हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की मॉडल क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत। सर देखिएगा, मॉडल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं नेट वाला भैया ऐप पर। नेट वाला भैया ऐप पर MWF में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है और उसी मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट डे यहां करते हैं। तो आइए कल के मॉक टेस्ट की एक्सप्लेनेशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करें। जी सर, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, नेट वाला भैया जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको टेस्ट हो रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको इस ये पीडीएफ जो अभी हम करेंगे उसको अगर आपको चाहिए, वो पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, 50 क्वेश्चन का सेट है, तो वो वाला भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब जो चैनल पे नए हैं, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए आपके स्क्रीन पे के ऊपर ये रहा, देखिएगा। कह रहा था कंटेंट एंड द आउटकम ऑफ एन इंटरैक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, कौन सा चीज कह रहा है, देखिए जो कंटेंट है और जो कंटेंट को बोलते हैं हम लोग, उसका आउटकम जो होगा इंटरेक्शन के बाद, है ना, उसको क्या हम कहते हैं। उसमें कह रहा है किसी अन्योन्य क्रिया की विषय वस्तु और परिणाम मिलकर निम्नलिखित बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पाठीय क्रम, जिसको बोलते हैं टेक्सचुअल ऑर्डर। जैसे देखो, कंटेंट वाला बात, कम्युनिकेशन में जब बात किया जाता है टेक्सचुअल ऑर्डर का, तो कंटेंट एक तो शुरुआत फेज का चीज है और उसके बाद जो है वो होता है लास्ट में आउटकम। मतलब कि पहले हम बताएंगे क्या करना है, उसका लास्ट में पता चल ये रहता है ना कि आउटकम क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो दोनों का बात जो है एक साथ मिलकर क्या बनाता है, टेक्सुअल ऑर्डर। क्या बनाता है, टेक्स्ट, पाठीय क्रम बोलते हैं उसको। देखो क्या लिखा है, द टर्म ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन के संदर्भ में कहा जाता है एंड डिस्कस एनालिसिस वेयर बोथ कंटेंट, कौन सा पहला कंटेंट, व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, कि क्या कम्युनिकेट करना है, क्या बताना है, एंड द आउटकम, जिसको बोलते हैं द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शन। तो देखो ये चीज किसके लिए है सर, ये चीज पाठ्य क्रम के लिए है, टेक्सचुअल ऑर्डर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा। करा फ्रॉम द कम्युनिकेशन व्यू पॉइंट आदि शंकरा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड प्राइमेसी टू, देखो भाई साहब, कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से आदि शंकर की दार्शनिक अवधारणा किसको प्रमुखता देखती है, पर्सनल ईगो को, बिल्कुल भी नहीं, मैटेरियलिस्टिक डिजायर, कभी भी नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसी को प्राथमिकता देती है, आत्मचेतना की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, आत्मचेतना की। क्लियर है बात, जी सर। नेक्स्ट चलें सर, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है which of the following are two basic psychological function of intrapersonal communication। सबसे पहले सर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, नहीं वही वाला होता है इंट्रापर्सनल। जी सर, तो जब हम खुद से बातचीत करते हैं और खुद से पर्सनल टॉक करते हैं, भगवान से बातचीत होती है, इस तरह के कम्युनिकेशन को इंट्रापर्सनल बोलते हैं। तो उसका दो साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो माइंड से रिलेटेड है वो क्या है, क्या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है कि हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं अपने मन में, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रमोशन ऑफ लीडर सेंट्रिक स्पीच, बिल्कुल भी नहीं, लीडर सेंट्रिक स्पीच का प्रमोशन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं आता है, मास कम्युनिकेशन में आता है। रेगुलेशन वंस ऑन मेंटल एक्टिविटी, खुद की मेंटल एक्टिविटी पे काम करना, ये आ जाएगा किस पर, टू बेसिक साइकोलॉजिकल, इस पे आ जाएगा। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एनहांसिंग सोशल डिसऑर्डर जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। तो ए और सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए और सी, है ना। आइए नेक्स्ट चलें। जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4। जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है इन मास कम्युनिकेशन द मैसेज इज रैपिड एंड पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। मास कम्युनिकेशन में मैसेज क्या है, रैपिड जाता है और पब्लिकली जाता है ना, पब्लिक मतलब लोगों तक पहुंचाया जाता है। कह रहा है इन सेकंड स्टेटमेंट न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। देखो नया टेक्नोलॉजी जब आया, जब यूट्यूब वगैरह आया, तो भाई साहब दो लोगों के बीच बातचीत कर लो या एक साथ बहुत सारे लोगों को बैठा दो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्यों, तो इसीलिए बोला न्यू टेक्नोलॉजी क्या कर दिया, ब्लर्ड कर दिया। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों की बात बीच में बातचीत, मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत, तो उसको क्या कर दिया, ब्लर्ड कर दिया। वो बात कह रहा था, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें तो आ जाएगा, कम्युनिकेशन का मॉडल बोला और डिस्क्रिप्शन दिया है।
तो लीनियर जो मॉडल है वो आएगा कम्युनिकेशन एज अ एक्शन। उसके बाद आ जाएगा सर्कुलर मॉडल जो है कम्युनिकेशन एज अ इंटरेक्शन। नॉन लीनियर जो है वो आ जाएगा कम्युनिकेशन एज अ ट्रांजेक्शन और मेटा कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स, है ना। ये तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 नंबर। नेक्स्ट उज्जैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उज्जैन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में उज्जैन फेमस किस चीज के लिए, वाज द फेमस स्टडी ऑफ। सर एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस था, उज्जैन में एस्ट्रोनॉमी फेमस थी। सर हम जब ये पढ़े थे हायर एजुकेशन तो हम लोग देखे थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड नीड्स ब्लाइंड एडमिशन फॉर। सर किसके लिए ब्लाइंड एडमिशन की बात की थी, नेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए। किसके, नेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है सर, 8 में क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है एजुकेशन एंड डिस्पैच ऑफ 1854, वो डिस्पैच की बात कर रहा है। सजेस्टेड द प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन, किसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग को सजेस्ट किया सर, लॉ में, मेडिसिन में और सिविल इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस और लाइब्रेरी साइंस में नहीं, यानी कि बी, सी और डी। सेकंड नंबर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, अ पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय यूजीसी इन 1978 सजेस्टेड, क्या सुझाव दिया उन्होंने, ठीक है। तो पहला क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है ये, ए वाला तो गया, नहीं होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट ऑफ हायर क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये गलत बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो ये बात बिल्कुल सही है, बी सी ई, आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, ठीक है जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट 1, एक को 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार टीचिंग का ड्यूटीज विल बी मोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई एंड फैकल्टी विल बी जनरली ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशन कंट्री। सर ऐसा नहीं है, टीचर स्टूडेंट रेशियो लेस होगा, कम होगा, है ना। टीचिंग ड्यूटीज ज्यादा होंगी वो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट टीचर का रेशियो कम होगा। जितना कम होगा फैकल्टी जो है उसी इंस्टीट्यूशंस के आसपास रहेंगे, ऐसा नहीं कि इंडिया में कहीं भी चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार फैकल्टी विल बी गिवन लिबर्टी टू डिजाइन देयर पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च। ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर को ये अधिकार दिया जाएगा, ये लिबर्टी दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से जो भी पढ़ाना है बच्चों को वो उस इनोवेटिव टीचिंग और अप्रोच को अपने साथ एडॉप्ट कर ले। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि फर्स्ट गलत, सेकेंड ट्रू, तो 4 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें जी सर, आइए 11 क्या कहता है सर, ये कह रहा है कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेज है और इनपुट डिवाइस दिया हुआ है, ठीक है, कि भैया कौन सा यूज क्या, किसका किस इनपुट डिवाइस का कौन सा यूज है। देखिए कह रहा है टू सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट, सर सेलेक्ट करने के लिए माउस है ना। टू टाइप, क्या बोला, टू टाइप डेटा इनटू डेटाबेस, सर टू टाइप डेटा इनटू डेटाबेस यानी कि कीबोर्ड की बात कर रहा है ना। टू इनपुट कैंडिडेट एमसीक्यू, एमआर सीट की बात कर रहा है। और अगर इनपुट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम बैंक कार्ड तो ये चिप रीडर की बात कर रहा है, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि 3rd नंबर। क्लियर है बात जी सर। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस रेफर टू अ नंबर विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट इज यूजुअली मेड अप ऑफ। ये 48 बिट का होता है, ठीक है, कितना बिट का, 48 बिट का। देखो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है एड्रेस है, यूनिक आइडेंटिफायर है ना। असाइन किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एनआईसी को फॉर कम्युनिकेट्स द डेटा लिंक लेयर लेयर्स ऑफ वाला जो पार्ट था ना, उसमें डेटा लिंक लेयर पे नेटवर्क सेगमेंट पे काम करता है। और ये जो मेडअप होता है 48 बिट पे होता है। कितने बिट पे होता है, 48 बिट्स पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज द लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट एट द सेम टाइम टू द वेब सर्वर thereby causing servers to crash। ये बात बिल्कुल सही है कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है आपके सेम एक ही टाइम पे, है ना, वेब सर्वर्स पे, ताकि सर्वर क्रैश हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है।
दूसरा कह रहा है वायरस इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर कॉजिंग कंप्यूटर टू रन स्लोली। बिल्कुल से वायरस इसीलिए आता है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, जो क्या करता है कंप्यूटर को चलने में स्लो कर देता है। क्या कर देता है? स्लो कर देता है। दोनों का दोनों सही है, यानी कि 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए सर, बिल्कुल आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग आर करेक्ट। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करेक्ट है वो बोल रहा है। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर अप्लाइड इन इट। बिल्कुल सही बात है। क्वांटम बिट्स आर यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन यूनिट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? क्वांटम कंप्यूटर्स इमिट रेडिएशन फैटल टू ह्यूमन यूजर्स। बिल्कुल नहीं, गलत बात। तो ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें सर, बिल्कुल बात कर लीजिए। आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड में क्या क्या आपका फैसिलिटीज अवेलेबल उसकी बात कर रहा है। फाइंड और रिप्लेस है, मेल मर्ज है, स्पेल चेक है। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन का कोई बात नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2 स्टेटमेंट है। क्या क्या? ध्यान सुनिए। कह रहा है fallacy is a defect in an argument that consists something other than merely false premises। कह रहा है तर्क दोष किसी युक्ति में कोई दोष है जिससे सिर्फ असत्य आधार वाक्यों के अलावा कुछ अन्य सम्मिलित होता है। बिल्कुल सही बात है। fallacy क्या है? वो डिफेक्ट है ना आर्ग्यूमेंट में, है ना, जिसमें कुछ ना कुछ गलत प्रीमाइसेस दिए होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है if an argument is unsound या uncogent it has one or more false premise or it contains fallacy or both। बिल्कुल ये भी बात सही है। देखो वैलिड और अगर पहले ये तो दोनों सही है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हम लोग डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करते थे और इंडक्टिव की। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट में तो हमेशा जो है वो सर्टेनली ट्रू ही होता है। क्या सर? डिडक्टिव हमेशा बात करता है किसकी? सर थ्योरी को टेस्ट करने की। तो थ्योरी बनी हुई तो ऑलरेडी ये ट्रू होगा, लेकिन इंडक्टिव थ्योरी बनाता है इसलिए इसको प्रोबेबली ट्रू बोला जाता है, पूरी तरीके से ट्रू नहीं बोला जा सकता है। वैलिड होगा, इनवैलिड होगा। जब वैलिड होगा तो साउंड और अनसाउंड होगा। तो वैलिड जब होगा तो स्ट्रक्चर इसका मतलब सही है। अनसाउंड की बात कर दिया मतलब एक प्रेमाइस गलत है या दोनों प्रेमाइस गलत है, एक से ज्यादा प्रेमाइस गलत है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। इंडक्टिव में वही बात है कोजेंट में कि एक प्रेमाइस देखो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कोजेंट या अनकोजेंट होगा। अनकोजेंट होगा इसका मतलब सर स्ट्रक्चर में तो कोई गलती नहीं है। अनकोजेंट है मतलब एक प्रेमाइसिस क्या है? गलत है। क्या है? एक प्रेमाइसिस गलत है। तो यही बात ऊपर कह रहा था, इसीलिए इसको मैंने पढ़ाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है which of the following is arranged in order of decreasing connotation। सर connotation का क्या मतलब होता है? सब्जेक्टिव मीनिंग है ना, फिगरेटिव मीनिंग। जी सर। अब यहां एक ये दिया हुआ है आपका सिंगिंग से रिलेटेड, ठीक है ना, गाना गाने से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम। ठीक है, और उसको बताया गया कि सबसे हेड क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा। तो जब आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल नाम होगा, फिर उसके नीचे, मतलब एक के अंदर सारा समाहित हो जाए वो वाला चीज। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट लास्ट पार्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता तब तो इंस्ट्रूमेंट हो जाता, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग है मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे फर्स्ट में लिखना है। तो वायलिन होगा। जी सर। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है? पहले संगीत वाद्य यंत्र है या पहले तंत्री वाद्य यंत्र है, ये बताइएगा। तो सर पहले आपका तंत्र वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, फिर म्यूजिकल और तब जाके इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो ये बात आ गया 3rd नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग ये पढ़ते थे ना कि पहले बकरी है, बकरी घास खाती है और फिर बकरी को बाघ खा जाता है और बाघ को फिर जो है वो ये करता है, ठीक है ना, बाघ तो बसेर है, तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता था ना, वैसा ही ठीक ये है। यहाँ पे एक बात कहा गया सब्जेक्टिव क्या इंस्ट्रूमेंट को लेकर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? वायलिन, उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर म्यूजिकल, फिर इंस्ट्रूमेंट। अगर यही चीज डिनोटेशन में पूछता तो हम अपोजिट कर देते, इंस्ट्रूमेंट फिर म्यूजिकल फिर स्ट्रिंग और फिर वायलिन। ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सॉरी डिनोटेशन मैंने कह दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, फिर दिया 2 स्टेटमेंट। भाई साहब बहुत स्टेटमेंट दे रहा है यार। चलो कह रहा है a valid deductive argument cannot have all true premises and false conclusion। बिल्कुल सही बात है। जो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट है सारा प्रेमाइस और शुरू सही होके और फॉल्स कंक्लूजन नहीं हो सकता,
है ना। जब प्रीमाइस सही होगा तो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो एक तो ये सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्ग्यूमेंट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सर पहला होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्या कह रहा है, इफ यू लव हॉट केक्स एंड यू लव आइसक्रीम्स, याद रखिएगा उसने बोला क्या आप, अगर आप चॉकलेट बहुत हॉट केक्स बहुत पसंद करते हैं, आप आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं, देन यू विल श्योरली लव हॉट केक एंड आइसक्रीम। हॉट केक आइसक्रीम एक साथ मिलाने वाला है। तो कह रहा है विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है अगर आपको पार्ट सही होगा तो आप होल भी पसंद कर लोगे। पार्ट टू होल की बात करता है ना ये, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है सर, कह रहा है न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रोपोजिशंस एंड 5 टर्म्स। सर बिल्कुल गलत बात है। न्याय सिलोजिज्म का 5 प्रोपोजिशंस होते हैं, क्या क्या, प्रतिजना, हेतु, धारणा, उपनयना और निगमना। अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म है 3 प्रोपोजिशंस, क्या क्या होगा सर, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म। तो ये तो ये आई थिंक 3 प्रोपोजिशंस, तो इसमें तो पहला सही और दूसरा गलत होने वाला, सॉरी पहला गलत तो दूसरा सही होना चाहिए। देखते हैं, अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म हैज 3 प्रोपोजिशन 3, अच्छा 3 टर्म्स, ये गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां ये सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट 5 टर्म्स होंगे, टू 5 प्रीपोजिशंस भी होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन फर्स्ट 5 टर्म्स होंगे और तो एक मिनट वही मैं बोलूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, पहले सही था। अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म 3 ही तो होता है, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, तो सेकंड तो सही है। पहला जो है न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशंस नहीं होंगे, 5 टर्म 5 प्रीपोजिशंस होगा। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट आपका फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू होगा, तो ये आ जाएगा 4th नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहा था मैं, कभी कभी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका डीआई वाला में। डीआई वाला क्या है, कुछ भी नहीं है, पढ़ो। देखो यार, इसमें ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 6 सिटी है और उस 6 सिटी में से ये बताया गया है कि बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, और ओवरऑल कैंडिडेट हैं। ओवरऑल कैंडिडेट का परसेंटेज दिया गया, बॉयज जो अपीयर किया है एग्जाम में वो उसका परसेंटेज दिया गया है। तो सर जितना कैंडिडेट मेरे पास टोटल है उसमें से बॉयज को घटा देंगे तो मेरा गर्ल्स वाला निकल जाएगा। क्लियर है बात, जी सर। अब इसका काम करना शुरू करना है सर। ए का 2F में सर टोटल जो है वो 78,000 है। ठीक है, किसमें सर, कैंडिडेट जो है टोटल, और जो बॉयज है वो 24,000 है। तो उसका हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब इसका जो है 74,000 और इसका है 24,000। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 74 में 24 गया तो बचा कितना, 50,000, सॉरी 78,000 है, 78,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 54,000। ठीक है, ये गर्ल्स वाला निकल गया है ना, जी सर। ये मैंने आपको सिंपली बता दिया, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग फटाफट इसको निकाल लें, अगर आप कहें तो हम इसको फटाफट निकालें। सर बिल्कुल निकालिए, आइए देखते हैं। देखिए क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, 78,000 का 17% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, निकालना पड़ेगा ना सर। 78,000 इक्वल टू कितना, 100%, तो 7800 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10%, ये कितना हो जाएगा 780, कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, अब निकालिए 17%, सीधा निकल जाएगा 7800, और 7800 कितना हो जाएगा सर, 7800 15,600, उसमें से 3,780 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 13,260। क्लियर है, जी सर। नेक्स्ट है 13.5% करिएगा तो कितना आएगा सर, 13.5% करिएगा 78,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 10,530। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15% कर लीजिएगा 78,000 का, तो ये कितना आएगा सर, 15% आप कर लीजिए, है ना। 39 दिया कितना होता है सर, 39 दिया 11,700 हो जाएगा, है ना, ये लिख लीजिए। ठीक है, फिर 20%, 78,000 का 20%, 15,600। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद 78,000 का 8.5% लिख लीजिए,
कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6630, ठीक है, और ये है 26%, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 20,280, ठीक है, ये आ गया। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब बॉयज वाला देख लेते हैं। बॉयज वाला कितना है सर, 24,000 का 23%, कितना आ जाएगा सर, 5520, ठीक है। उसका 20% है 24,000 का, तो ये आ जाएगा 4800, है ना। फिर आ जाएगा 17% है 24,000 का, ये 24 कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए ये 24 है ना, 24 24, ये 1000 है, याद रखना, ठीक है। चलो आप देखो नेक्स्ट 17% कितना आएगा सर, 17% आ जाएगा आपका 4080, ये आपका 24 72 720 चला गया। फिर 10% आ जाएगा कितना 24,000 है ना, तो 2400। फिर 21% कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 और 240, कितना आ जाएगा 5040, है ना, ठीक है। और आ गया 24, ये तो 2160 आ जाएगा। क्लियर है जी सर। अब कुछ नहीं करना है सर, कैंडिडेट टोटल जो अपीयर हुआ ये है, बॉयज अपीयर हुआ ये है, तो भैया गर्ल्स जो अपीयर हुई होगी, जो गर्ल्स अपीयर हुई होगी वो ये होगा, ठीक है। तो 13,260 में 5520 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 7740, कितना आएगा 7740, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10,530 में 4800 घटाओगे तो कितना आएगा सर 5730, ठीक है। नेक्स्ट सर सी, बोला भाई साहब आप 11,700 में 4,080 घटा दीजिए, कितना आएगा 7620। नेक्स्ट बोले भाई साहब 15,600 में 2400 घटा दीजिए, कितना आएगा 13,200, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोले भाई साहब 6630 में 5,040 घटा दीजिए, है ना, तो कितना आएगा 1590। और लास्ट में है 20,280 में 2160 घटाइए तो आएगा 18,120। क्लियर है, आया ना, यस सर, ठीक है जी। चले अब इसको देख लें, हाँ सर फटाफट अब बनाएं सर, बनाते हैं बिल्कुल, आ जाओ। क्या रहा है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए, देख लो यार, सिटी ए में कितना था, ये था सिटी में, ये 7740, आंसर हो गया 7740। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम सिटी ई। तो सिटी ई में देख लो, सिटी ई में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस, यानी कि बॉयज ये 5040 और ये 1590, यही है ना। देखो डिफरेंस क्या बोला बॉयज और गर्ल्स का सिटी ई में, तो बॉयज माइनस गर्ल्स, बॉयज कितना था, बॉयज था 5040 और ये था 1590, दोनों को घटा दोगे आएगा 3450। देख लो है कहीं पहला आंसर। जब आप एक बार उसको बना लेते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी सी इज अप्रोक्सीमेटली, कितना परसेंट है जो अपीयर्ड किया है सिटी डी में। गर्ल्स का बात किया है, ध्यान देना, सिटी सी और सिटी डी का। तो पहले सिटी सी गर्ल्स देख लें कितना है, ये देख लो, आ जाओ, सिटी सी गर्ल्स 7620 लिख लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑफ द नंबर क्या होते हैं डी। अब सिटी डी में गर्ल्स देख लो, गर्ल्स कितना था भाई सिटी डी में, डी में गर्ल्स 13,200, कितना है 13,000, एक मिनट सिटी डी में, ठीक है वही है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द सिटी सी इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ द नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी डी, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कर रहा है ये। तो टोटल नंबर क्या है, डी का टोटल नंबर 15,600। ठीक है, आ जाओ 15,600। अब अप्रोक्सीमेटली पूछा, हाँ या ना? जी सर। तो परसेंटेज निकाल दो, 7620 डिवाइडेड बाय 15,600 इंटू 100। अब देखो यार, एक चीज तो ध्यान दो, 15,600 है, ऊपर 7620 है, 7.5 दूनी के 15, यानी ऑलमोस्ट ये याद रखो कि कितना परसेंट के आसपास आएगा सर, 50 के आसपास आएगा। अब 50 के आसपास कौन सा दिख रहा है सर, 57, 54, 45 तो बहुत दूर है, 50 के आसपास 49 है। आंसर क्या हो जाएगा, 49%। कोई इसमें देखना ही नहीं है, इसमें क्या, अब ये भागा मत करने लग जाना, ठीक है, वो वाला चीज। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी ए, नंबर ऑफ बॉय जो सिटी ए में है, सिटी ए बॉयज, देखो आ जाओ, सिटी ए बॉयज 5520 इज परसेंटेज मोर देन फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी में बॉयज का पूछा ना, सिटी बी बॉयज, चलो देखते हैं कितना है। सिटी बी बॉयज कितना है भाई साहब, सर सिटी बी बॉयज है 4800। कितना है, 4800। आ जाओ, बॉयज 4800। डिफरेंस पूछा है कि कितना ज्यादा है, 720 ज्यादा है। किससे ज्यादा पूछा है, सिटी बी से। तो आ जाओ परसेंटेज निकाल लेते हैं, 720 डिवाइडेड बाई 4, 4800 है ना, कितना है भाई साहब, 4800 इंटू 100। काट दो, ये काट दो, ये काट दो, है ना, 12 चौक 48 और 12 छक 72। ठीक है, 12 चौक 48, 12 छक 72, 720 से कट जाएगा ये 15, कितना आ जाएगा सर, 15%। क्या आ जाएगा, 15%। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली द परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम द ऑल 6 सिटीज। तो सर सारा 6 सिटीज के लिए पहले उसको जोड़ना पड़ेगा। पहले सिटी एफ का गर्ल्स देख लो, सिटी एफ का गर्ल्स देख लो, आ जाओ कितना है देखो, सिटी एफ का गर्ल्स 18,120 है। ठीक है, लिख लो पहले, भूलना नहीं है ना, 18,120 है जी सर। और गर्ल्स फ्रॉम ऑल सिटीज, तो सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो जोड़ा नहीं है हमने, इसको जोड़ लें, जोड़ लेते हैं। 7 5 12 7 19 19 और 13, 22 10 32 और 15, कितना हो गया, 32 और 10 42 5 47 और 18, 47 8 55 10 65। गड़बड़ हो गया। 7 5 12 7 19 19 और 13, कितना हो गया, 19 13 32 है ना, 32 33 और 18, ये हुआ बात सही। 33 7 40 51 41 10 51,000। ठीक है, ठीक है, 51,000। इधर आ जाएगा 707 1400 26 20 और 2 22 22 और 5 27 और 1 28, 53,800 और 200 इधर आ जाएगा, देख लो 20 20 और 90 9 तो 11 11 3 14 26, ये देख लो 54,000 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा, 54,000। ठीक है, तो आ जाओ टोटल 54,000 लिख देते हैं यहां। टोटल गर्ल्स कितना है, 54,000। ठीक है, अब पूछा क्या है, क्या पूछा भाई साहब, पूछा कितना है सारा सिटीज में से, देखो कितना ज्यादा है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल अपीयर्ड किए थे सारा सिटी में, उसमें से ज्यादा नहीं, कितना ज्यादा नहीं, उसका कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 18,120 डिवाइडेड बाय 54,000 इंटू 100। ठीक है, अब निकाल लो, 18 1 18 18 तिया 54, यानी कि 33.33%। उसके आसपास कौन है, 33.55%। आंसर क्या हो गया, 33.55। निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, यस सर। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है मैन वाइल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, एक आदमी क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, है ना, क्या कह रहा है, a man while pointing towards a lady or said her husband is the only son of my mother, how is the man related to the lady। देखो एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलता है, एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो आदमी कैसे रिलेटेड है लेडी से। देखो आओ समझो, क्या बोला, मैन बोला, ठीक है, लेडी की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, बोला मैन की मां, मैन की मां, क्या बोला, सही बोला ना, हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है, मैन की मां, ठीक है, इज द ओनली सन, सन ऑफ हस्बैंड, ठीक है। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, हर हस्बैंड इज ओनली सन ऑफ माई मदर, देखो इसका जो हस्बैंड है वो इकलौता बेटा किसका है, इस आदमी का, तो मिला जुला की बात किसका कर रहा है, अपना ही ना बात कर रहा है ना, इसका हस्बैंड जो है इसकी मां का इकलौता बेटा है, तो भाई साहब सीधा सीधी बात कर रहा है खुद का, यानी कि ये क्या है, हस्बैंड बात कर रहा है, अपने आप का बात कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है अ गर्ल वॉक्स स्ट्रेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, जिस तरफ उसका घर है उसका दरवाजा का वो अपोजिट जाती है, क्या द फ्रंट डोर ऑफ हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, वो साउथ की ओर उसका हाउस है तो उसका अपोजिट जाएगी तो नॉर्थ की ओर शुरू करेगी, आ जाओ नॉर्थ की ओर ये शुरू करती है, मान लो यहां से ऊपर गई कितना, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर गई, ठीक है, देन द गर्ल टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट ले लिया अपना, एंड वॉक 100 मीटर्स, ठीक है, चलो, देयर आफ्टर द गर्ल टर्न्स राइट, तो यहां से फिर राइट ली और टर्न्स कितना 100 मीटर्स, विच डायरेक्शन द गर्ल्स इज फेसिंग नाउ, भाई साहब जो गर्ल्स फेस कर रही है वो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ में है, किधर फेस कर रही है, नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ यही तो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, तो गर्ल्स किस पर किस साइड फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ, क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है नेक्स्ट जो सीरीज दिया है उसमें से क्वेश्चन मार्क ढूंढिए, ठीक है, आ जाओ, ये थोड़ा सा टफ वाला इसमें से है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है लेकिन ढूंढो। अब देखो कोई चीज फॉलो नहीं कर पा रहा है, यहाँ 18 44 98 कोई ऐसा फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इसको गैप ढूंढ लो, 5 यहाँ गैप ढूंढो, 12 यहाँ गैप ढूंढो, 26 यहाँ गैप ढूंढो, कितना आएगा 54, यहाँ गैप ढूंढो 110 और यहाँ गैप ढूंढोगे तो आएगा 222, ठीक है गैप। अब नेक्स्ट जो है वो कितना आएगा और उसका गैप कितना होगा, ठीक है, तो अब इसका क्या किया है ना, सीक्वेंस देखो ध्यान से, क्या है 5 इंटू 2 प्लस 2 है ना, 5 इंटू 2 प्लस 2 यानी 12, 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 26 दूनी 52 प्लस 2 54 है ना, उसके बाद 54 दूनी 108 प्लस 2 222 दूनी इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या आएगा 222 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो 446 जो है वो इसका गैप आएगा, ये गैप, क्योंकि हम इसका सीक्वेंस ढूंढ पा रहे हैं ना जी। अब हमको इसका नेक्स्ट लेके आना है, नेक्स्ट, तो ये 430 में इसको जोड़ना पड़ेगा, 430 में 446 जुड़ेगा तो 876 आएगा, कितना आएगा 876। बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आप, क्योंकि देखिए 5 में 1 जोड़े तो 6 आया, 12 में 6 जोड़े तो 18 आया, 26 में 18 जोड़े 44 आया, 54 में 44 जोड़े तो 98 आया, 110 में 98 जोड़े तो 208 आया, तो ये हमने इसका डिफरेंस निकाला था ना, और इस डिफरेंस में क्या कह रहा है 5:2 प्लस 2 तो आ जाएगा 12, फिर 12 नेक्स्ट 26 कर लो, 26 क्या करेगा 12 इंटू 2 प्लस 2, यही सीक्वेंस यहां फॉलो किया हमने, 222 इंटू 2 प्लस 2 तो ये आ गया 446, ठीक है। अब 446 तो इसका डिफरेंस आया ना,
अब इस डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तब ना नेक्स्ट टर्म आएगा मेरा, तो 876 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अमन को कोड किया गया 29, रमन को 47। एक कोड देखते हैं सर, AMAN, एक M कितना होता है सर, M 13 होगा, ठीक है, और एक फिर ये 14 होगा, 14 15 13 28 और एक 29, मतलब इसका नंबर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, जो लेटर है उसका नंबर दिया हुआ है। तो हमको पूछा क्या, शैम शाम का पूछा है, SHAM, S आ जाएगा 19, H आ जाएगा 8, A आ जाएगा 1 और M आ जाएगा 13, 13 14 8 22 और 10 32 और 9 41, तो आंसर क्या हो जाएगा 41। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्या होगा सर, क्या होगा क्वेश्चन मार्क रिप्लेस क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा, देखिए क्या दिया हुआ सीरीज में 31 37 41 43 47 53, भाई साहब ये क्वेश्चन में प्राइम नंबर दिया है जो केवल खुद से कटता है या एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट क्या, 53 के बाद 54 कट रहा है 27 से, आपका 2 से कट रहा है तो नहीं होगा। 55 11 से 5 से कटेगा, नहीं होगा। 56 28 से कटेगा, 14 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं होगा। 57 57 खुद से कटेगा और 57 से कटेगा, वो भी नहीं होगा। 57 कट जाएगा, 7 5 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 57 भी नहीं होगा। तो अब 58 वो भी 29 से कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, 59 नहीं कटेगा, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या हो गया, 59 हो गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चले, आइए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not a benefit of mind mapping? सर माइंड मैपिंग का बेनिफिट क्या नहीं है, इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन करता है, ये तो बेनिफिट है, तो यहां नहीं होगा। नो, इनहेंसिंग क्रिएटिविटी ये भी करता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी सर ये भी करता है ना। मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेहेंड, नहीं सर इजी कर देता है कॉम्प्रेहेंड करने में, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, माइंड मैपिंग का ये बेनिफिट नहीं है। थर्ड होगा, आई थिंक थर्ड होगा, रिड्यूस स्ट्रेस एंड, एक मिनट, माइंड मैपिंग स्ट्रेस, हाँ बिल्कुल सही, स्ट्रेस एंजाइटी को तो कम करता है, तो नॉट बेनिफिट पूछा तो यही बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर, एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर में फर्क होता है, क्या फर्क है आइए देखते हैं। सर एडोलसेंट लर्नर वो सारा चीज जो हम लोग युवावस्था में करते हैं, 10 12 में करते हैं, और एडल्ट लर्नर जो बड़ा थोड़ा मैच्योरिटी क्रिएशन के बाद करते हैं। ठीक है, चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 32 कह रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एडोलसेंट का, तो दे हैव, पहला पूरा दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, सर यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है क्योंकि वो अभी शुरुआत है एडोलसेंट का, तो ये तो एडल्ट लर्नर का बात हो गया, तो ये नहीं होगा आंसर, मतलब इसका यही होगा। दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी एडल्ट लर्नर की बात कर रहा है, तो ए बी ये है। दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स होता है एडोलसेंट का, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये पूछ दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर, एडोलसेंट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। आगे देखते हैं, ये है तो इसका नहीं होगा आंसर। दे हैव हाई होप्स एंड एस्पिरेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें नॉट पूछा है तो ये नहीं होगा। दे हैव इंक्रीज्ड पीयर ग्रुप प्रेशर, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ए बी आंसर हो जाएगा कि यही दोनों जो है वो एडल्ट लर्नर का बात है, एडोलसेंट का बात नहीं है। ठीक है, तो ए बी यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन नंबर, ये देखो एडोलसेंट लर्नर का बहुत कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम बेटर थिंकर्स, सर ये तो टीचिंग का काम है। टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी और एबिलिटी डेवलप करना, ये भी काम है टीचिंग का। टू फॉलो ए रिजिड टीचिंग प्लान, ये काम नहीं है टीचिंग का, टीचिंग का प्लान रिजिड वाला नहीं है, टीचिंग का प्लान फ्लेक्सिबल वाला है, कभी डायनेमिक चेंजेस होना चाहिए टीचिंग में सॉरी। To help learner, ये he adjusts his perception to reality, attain harmony between internal and external experiences, तो ये भी बात टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है रिजिड टीचिंग प्लान वाला। थर्ड क्वेश्चन नंबर 34
कह रहा है एडुपजल इज अ टूल यूज्ड फॉर माइंड मैपिंग इन एजुकेशन। नहीं सर, ये तो वीडियोस बनाने के लिए। कह रहा है माइंड मिस्टर इज अ टूल यूज्ड टू क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियो। सर ये आपका है माइंड मैपिंग के लिए, मतलब दोनों अपोजिट लिखा गया, यानी दोनों गलत है, दोनों गलत है तो सेकंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। आइए, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सर एंट्री बिहेवियर के लिए होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग प्रोग्रेस के लिए है। समेटिव इवैल्यूएशन सर भाई साहब ये आपको सर्टिफिकेशन देने के लिए होगा, है ना। टू नो द अंडरलाइंग वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। समेटिव ने डायग्नोस्टिक है ये, टू एंट्री द एंड कोर्स एंड एकेडमिक ईयर प्रोग्राम। तो सी का 4 होना चाहिए। हाँ सी का 4 है, ठीक है, और डी का 2 है, तो यानी कि आंसर हो गया 4। से ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36, द डिग्री टू विच मेजर ऑफ कंसेप्ट ट्रूली रिफ्लेक्ट दैट। कंसेप्ट रेफर्स टू, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेजरमेंट वैलिडिटी। क्या बोलते हैं सर, डिग्री जिसमें मेजर किया जाता है कॉन्सेप्ट का ट्रूली रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेजरमेंट वैलिडिटी होगा। 36 में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बात कर रहा है कोफिशिएंट कोरिलेशन की बात कर रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं स्टैट्स में, लेकिन आपसे इसमें भी पूछ दिया गया था। कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट अलोंग विद देयर पर्सपेक्टिव पी वैल्यूज। पी वैल्यूज मतलब सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहा है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 रिलेशन दिए हुए हैं, आर और पी वैल्यू। सर पी वैल्यू जिसका सबसे कम वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल कम होने का मतलब होता है कि भैया आपका जो रिजल्ट है जो हाइपोथेसिस वो अच्छा रहा है, अच्छा प्रूफ किया आपने। तो एक तो ये पी कम है और दूसरा ये कम है, यानी कि बी और डी वाला आंसर सही होगा, बी और डी। नेक्स्ट ये देखिए, ये है आपका पी वैल्यू, तो ये जितना कम होगा इसका मतलब रिजल्ट आपका उतना अच्छा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अनोवा जो है वो एफ टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, एफ टेस्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज वुड कंस्टिट्यूट लेवल 3 प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म में 4 लेवल होते हैं, 0 लेवल, 1 2 3 लेवल। 0 लेवल होता है जो 10% तक के लिए होता है, फिर 10% से आगे जाइए तो वो होता है आपका सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में सॉरी आपका फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल में सर 40% से ज्यादा और थर्ड लेवल में 60% से ज्यादा। अगर आप थर्ड लेवल में चले गए तो भैया आपका मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो सर थर्ड लेवल में ये और ये आ जाएगा, डी और ई, आंसर ये हो जाएगा। अब मैं आपको ना कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान देखिएगा। देखिए 10% तक रहा तो आपको कोई पेनल्टी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लेवल चलेगा। 10 से 40 के बीच रहा ना तो आपका थीसिस और डिसर्टेशन जो मिलेगा, जहां आप थीसिस सबमिट करोगे वो आपको रिसबमिशन के लिए बोलेगा भाई फिर से करके आओ, फिर से इसको सही से करके आओ। प्लेगरिज्म अगर 40 से 60% तक हो गया तो वो स्टूडेंट को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि भैया आपको नहीं करना 1 साल तक सबमिट। फिर अगर 60% से ज्यादा होगा तो थीसिस और सबमिटन जो है वो स्टूडेंट का कैंसिल कर देगा, रजिस्ट्रेशन ही पीएचडी नहीं कर सकता है, इसलिए ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्वालिटेटिव रिसर्च का बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव मतलब क्लोज एंडेड। तो क्या द क्वेश्चन सजेस्ट दैट द सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर टू द रिस्पोंडेंट। सर सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर मतलब क्वांटिटेटिव कुछ सर्वे का बात कर रहा है, तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में ये आता है, तो इसमें तो ये नहीं होगा, तो ए तो नहीं होगा, तो ए खत्म, बी और सी आंसर हो जाएगा, है ना। दे आर यूजफुल एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, ठीक है, ओपन एंडेड के लिए, और दे आर कंज्यूमिंग इंटरव्यू टू एडमिनिस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है, तो बी और सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कह रहा है if a water body is healthy and supports no significant biological activity then its condition is called। क्या बोलते हैं इसको, सर इसको बोलते हैं आपका ओलिगोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, देखो ओलिगोट्रॉफिक, लो लेवल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, टेंड टू डीप एंड क्लियर, ऑक्सीजन रिच बॉटम, सपोर्ट्स कोल्ड वाटर। तो ये देखिएगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है, टू क्वालिफाई द hazardous waste a waste must have the following characteristics। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। आइए देखते हैं सर क्या होनी चाहिए, सर इग्नेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिटी या रेडियो एक्टिविटी, सारे के सारे चीजें होनी चाहिए, तब जाके इसको बोलेंगे कि खतरनाक अपशिष्ट है, ABCD। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है,
एसिड रेन अकर्स, एसिड रेन तब होता है विद इन एंड डाउनविंड द एरिया ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बात बिल्कुल सही है, तब एसिड रेन होता है। लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ एयरबोर्न pollutants can be responsible for acid rain in the areas of off from industrial emissions। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर पर्टेन्स टू विच गोल। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछ दिया, लाइफ बिलो वाटर किसका है, देख लो यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर, तो SDG 14 आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ वाटर बॉडी इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स इट इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी ऑलिगोट्रॉफिक बोलते हैं, यही तो अभी बात बताया था थोड़ी देर पहले। चलो ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 45 खत्म। 46 से 50 आपके लिए है, आप इसको देखिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आगे जरूर बढ़ाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।